Development. Idea of development varies from person to person. Different people, different goals. Development means the process of becoming bigger, stronger, better. Means डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस. क्लियर. अब एक पर्सन की प्रोग्रेस दूसरे के लिए प्रोग्रेस हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि डिफरेंट पीपल होते हैं और उनके अलग अलग लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं. उनके लिए डेवलपमेंट का मीन्स अलग अलग हो सकता है. लाइक हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे शो किया है डैम का. डैम मीन्स विलेजर्स के लिए वाटर, कंट्री साइड वालों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा क्योंकि रिवर पे डैम बन चुका है. बट एज वेल एज ये प्रोग्रेस, ये डेवलपमेंट किसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है? ट्राइबल्स पीपल के लिए, क्योंकि उनका हैबिटेट छिन जाएगा. क्लियर. बीच में हमने एक क्वेश्चन भी पुट अप किया है, हाउ डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट गोल्स. तो आप साथ में ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं एंड आप इसकी डेफिनेशन इसको समझाएंगे भी सही. कैसे? डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर्स. मीन्स एक की डेवलपमेंट दूसरे के लिए वो चीज़ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस है, लेकिन वो वन पर्सन के लिए बेनिफिशियल और अदर के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. नेक्स्ट टॉपिक आएगा इनकम एंड अदर गोल्स. व्हेन कम्स टू डेवलपमेंट, यानी जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनकम के अलावा आपके और भी गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए. लाइक मनी, सिक्योरिटी, फ्रीडम, equal treatment, respect of others. Mixed goal of individuals. Beside income, people aspire for. मीन्स ये आपका एक क्वेश्चन भी पुटअप होता है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एस्पायर कैसे होता है और क्या चीज़ें हैं जो उसको मैटर करती हैं. लाइक एक मनी अर्न करने से डेवलपमेंट नहीं हो सकती. आपको उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए आपके साथ, आपको रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, रेगुलर वेजेस मिलनी चाहिए. ये गोल्स भी आपके मैटर करते हैं डेवलपमेंट के लिए. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट. ऑल इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट गोल्स. क्लियर. बट इन टर्म्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग. मीन्स some thought that national development is education, but other thought industries, agriculture, health facilities. Means किसी कंट्री के लिए वहाँ अगर वो एजुकेशन में बेटर है तो वो सोचते हैं हमारी एजुकेशन बेटर है, दैट इज़ आवर नेशनल डेवलपमेंट. क्लियर. बट किसी और कंट्री के लिए वो क्राइटेरिया अलग हो सकता है. वो इंडस्ट्री पे काफ़ी अच्छी है कंट्री, या किसी और अनदर कंट्री में वो एग्रीकल्चर फील्ड वहाँ इम्पोर्टेंस है, एज वेल एज हेल्थ फैसिलिटीज़. मीन्स ये कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है कि किस बेस पे किसी कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट को मेज़र किया जा सके. यूजली वी टेक वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज डेवलप्ड और नॉट. मीन्स जापान इस टाइम टेक्नोलॉजी में बेस्ट है तो वहाँ टेक्नोलॉजी बेस पे वो लेते हैं, लेकिन किसी देश की नेशनल डेवलपमेंट हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं ले सकते. हमें कम से कम एक से ज़्यादा फैक्टर्स पे कंट्रीज़ की नेशनल डेवलपमेंट को मेज़र करना पड़ता है. देयर इनकम्स इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट. मीन्स किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को एक बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट काउंट किया गया नेशनल डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए. अब नेशनल इनकम क्या होती है देखते हैं हम. टोटल सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री. मीन्स पूरे एक ईयर में उस कंट्री ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनका सम, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मीन्स उन्होंने अपनी विद इन द कंट्री उन्होंने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए एंड जो नेट इनकम उन्होंने अब्रॉड से अर्न की, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम.
बट किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम के लिए हमें उस कंट्री की एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है। एवरेज इनकम हाउ यू कैलकुलेट? दैट इज टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। मीन्स एवरेज इनकम किसी भी कंट्री की आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस पूरी कंट्री की टोटल इनकम कैलकुलेट करके और उस टाइम उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है उससे डिवाइड करके। एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है। एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। आप कंफ्यूज ना हो कि पर कैपिटा इनकम आ गया, दैट इज एवरेज इनकम। Clear? World Bank also published World Development Reports। मीन्स वर्ल्ड बैंक की ड्यूटी होती है कि वो टाइम टू टाइम पर ईयर हर कंट्री की डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है कि किसी कंट्री की इस ईयर एवरेज इनकम क्या रही। क्लियर? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। कंपेयरिंग नेशंस ऑन द क्राइटेरिया अदर देन इनकम। मीन्स आप इनकम के अलावा और क्या क्राइटेरिया लेते हैं जिससे किसी भी कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं। द नंबर 1 इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। व्हाट इज IMR? नंबर ऑफ चिल्ड्रन that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular area। मीन्स एक साल में पर 1000 लाइव चिल्ड्रन मतलब जिंदा बच्चों पर कितने बच्चे उस साल एक साल होने से पहले मर गए। मतलब वो बच्चे एक साल के भी नहीं हुए, वो उन बच्चों की काउंटिंग कितने बच्चे उस साल में मर गए। क्लियर? सेकेंड इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब एजुकेशन। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मतलब 7 साल और 7 साल से ऊपर एज ग्रुप के कितने बच्चे एजुकेटेड हैं उनकी प्रपोर्शन निकालना, दैट इज लिटरेसी रेट। नेक्स्ट इज नेट अटेंडेंस रेशो। Total number of children of age group 6 to 10 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। Means 6 से 10 साल के वो बच्चे जिन्होंने स्कूल अटेंड किया है और किससे परसेंटेज? जिन्होंने इसी सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ, दैट इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो। अटेंडेंस मतलब स्कूल अटेंड किया 6 to 10 ईयर्स के बच्चों ने। नेक्स्ट हमारा आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मीन्स द मैक्सिमम एज ऑफ अ पर्सन कैन लिव। मीन्स एक पर्सन अपनी लाइफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने ईयर्स तक जी पा रहा है। इस टाइम नेपाल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो इज़ वेरी हाई। सो हमने ये 4 पॉइंट्स देखे इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज के फॉर द नेशनल डेवलपमेंट फॉर द ऑल कंट्रीज। क्लियर? नाउ वी हैव कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक फैसिलिटीज़। मीन्स वो फैसिलिटीज़ जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हमें अवेलेबल करवाते हैं, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड देर आर सो मैनीज। नेक्स्ट अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपका, दैट इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मीन्स आपकी पॉकेट में मनी है फिर भी आप सभी चीज़ें, सर्विसेज, गुड्स नहीं खरीद सकते अपने जीवन के लिए। इसमें आप एग्जाम्पल देंगे लाइक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। आपकी मनी है आपके पास लेकिन आप फिर भी एयर फ्री, पोल्यूटेड फ्री एयर नहीं ले पाते। सेकेंड इज इन्फेक्टिशियस डिसीज़ लाइक कोरोना। मनी है लेकिन फिर भी आप इन्फेक्टिशियस डिसीज से नहीं बच पाते। थर्ड इज एग्जाम्पल आएगा पंजाब एंड केरला। पंजाब इस टाइम रिचेस्ट स्टेट है, उसके पास मनी है लेकिन कुछ
फैसिलिटीज़ में वो भी लैक करता है। लाइक केरला से, केरला के पास एजुकेशन है, वहाँ पे IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है रादर देन पंजाब। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल थिंग्स। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट है हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोथ रिन्यूएबल and non-renewable resources without harming the balance of environment, keeping in mind the requirement for present and future generation. Means renewable resources, that is जो हम रिन्यू कर सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो रिन्यू नहीं किए जा सकते। हमें एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों रिसोर्सेज में बैलेंस बनाते हुए उन्हें वाइजली यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज प्रेजेंट के लिए भी इट विल बी हार्मफुल। 2 मेथड्स सजेस्ट भी किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में से आ सकता है इसी से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। वी आर नॉट इनहेरिटेड वर्ड फ्रॉम आर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड फ्रॉम आर चिल्ड्रंस। मीन्स जो ये एनवायरनमेंट, जो रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हमें अपने फोर फादर से नहीं मिले, मतलब हमारे पूर्वजों से, हमें इन्हें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेव करना पड़ेगा। मीन्स पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द अर्थ इज़ देयर्स। लोग इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अर्थ हमारी है, इसे जैसे मर्जी यूज़ कर लें, एज दे हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम देयर फोर फादर्स। वो इसे ऐसे यूज़ करते हैं जैसे उन्हें पूर्वजों से इसे फ्री में मिला हो। कीप इट सेफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन मीन्स आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यू नहीं किए जा सकते। इट विल नॉट प्रेजेंट फॉर योर फ्यूचर जनरेशन, उनके यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए हमें वाइजली यूज़ करने पड़ेंगे। BMI means body mass index. How we calculate it? Weight in kg divided it height in meter square. मीन्स किसी का वेट 45 kg है और उसकी हाइट 2 मीटर है, तो उसको स्क्वेयर करके 45 डिवाइडेड बाय 4 एंड BMI इज 11.2. बिलो 18 BMI इज कॉल्ड underweight and above 25 BMI is called overweight. Last topic is Human Development Report. Human Development Report published by United National Development Program UNDP. इसमें क्या होता है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है कंट्रीज़ का, क्लियर, किस बेसिस पे, एजुकेशन, हेल्थ पे एंड पर कैपिटा इनकम, इन 3 को बेस बना के कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। नाउ कम्स ऑन द सेकंड चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector. Primary sector means agriculture sector, secondary sector means manufacturing sector as well as industrial sector, and tertiary sector is also called service sector. Example, tomato production is in agriculture sector. अब उस पर प्रोसेसिंग करी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, टोमेटो से बना दिया टोमेटो केचप। अब टर्शरी सेक्टर ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर से टोमेटो केचप ली और कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन से उन्हें वहाँ तक सप्लाई कर दिया। क्लियर। सभी बेसिस जो है सभी इंडस्ट्रीज़ का, तीनों सेक्टर्स में से एग्रीकल्चर इज़ द बेस ऑफ ऑल सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है फिर, इट चेंज रॉ मटेरियल इनटू अनदर फॉर्म थ्रू
मैन्युफैक्चरिंग मीन्स टोमेटो से टोमेटो केचप सेकेंडरी सेक्टर ने बनाया। लाइक शुगर केन प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, शुगर केन पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की और उससे शुगर, गुड़, खांड, पाउडर शुगर उन्होंने उस पर मैन्युफैक्चरिंग करके देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट उन्होंने उसको प्रोड्यूस कर दिया। अब इन टर्शरी सेक्टर असेंशियल फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों डिपेंड करते हैं ऑन द टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। एंड इन सेकेंड सेक्टर देयर आर फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। एंड इन टर्शरी सेक्टर banking, storage, transportation, communication and trades. Now sectors can be divided on the basis of raw material. Primary sector, secondary sector and tertiary sector जिसका हमने अभी अभी प्रीवियस पढ़ा है। Now second point, sectors on the basis of working conditions, organized and unorganized। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Sectors on the basis of ownership, private and public. How to count goods and services? ये important topic है कि हम अपनी कंट्री में goods and services को कैसे काउंट करते हैं। हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट की जाती है। मीन्स एक फार्मर ने टोमेटो प्रोड्यूस करे और उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 5 रुपीज़ kg में सोल्ड कर दिए एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने उसको केचप बनाकर 50 रुपीज़ पर पैकेट टर्शरी सेक्टर को सोल्ड कर दिए एंड सर्विस सेक्टर ने वही केचप 80 रुपीज़ में कंज्यूमर को सोल्ड कर दिए। मीन्स जब ये 5 रुपीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने परचेज़ की तो ये 50 रुपीज़ पर पैकेट जो उनकी कॉस्ट आई उसमें वो 5 रुपीज़ इंक्लूड थे एंड टर्शरी सेक्टर जिसने 80 रुपीज़ में सोल्ड किए उसमें वो 50 रुपीज़ इंक्लूड थे। मीन्स सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स ऑफ अ कंट्री, क्लियर, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मीन्स जो लास्ट में कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज 80 रुपीज़, वो 80 रुपीज़ काउंटेबल होंगे ना कि आपके फार्मर के 5 रुपीज़ एंड टोमेटो केचप के 50 रुपीज़, क्योंकि 80 रुपीज़ में दे आर इंक्लूडेड। अगर फार्मर ने वो टोमेटो 5 रुपीज़ जो केजी उसकी कॉस्ट थी वो सीधे कंज्यूमर को सेल किए होते दैट इज़ कॉल्ड फाइनल गुड एंड सर्विसेज। बट इन दिस केस फाइनल गुड्स की वैल्यू क्या होगी 80 रुपीज़ जो सर्विस सेक्टर ने कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाई। ये जो आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट की जाती है इसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीच में से, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज जीडीपी एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो जीडीपी अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है? जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। मिनिस्ट्री टेक्स हेल्प ऑफ वेरियस इंडियन स्टेट्स एंड यूटी गवर्नमेंट। मीन्स हमारे देश की जो मिनिस्ट्री है जिसको ये काम दिया जाता है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, वो सभी इंडियन स्टेट्स के मिनिस्टर्स की और यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट की हेल्प लेती है और उनके एरियाज़ में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उनकी फाइनल वैल्यूज़ को काउंट करती है, तभी देश की क्या निकाली जाती है? जीडीपी। It collects information relating of total volume of goods and services and their prices, then calculate GDP, gross domestic product. Now historical change in sectors, primary sectors, यानी अब तक इसमें क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आए। प्राइमरी सेक्टर में मेथड्स ऑफ फार्मिंग मीन्स
फार्मिंग के मेथड्स में धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। मीन्स आपने सुना होगा व्हीट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन हुआ हमारी कंट्री में। एंड इन सेकेंडरी सेक्टर मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू फैक्ट्रीज, मीन्स जो पर्सन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की सेकेंडरी सेक्टर में। इससे क्या बेनिफिट हुआ सेकेंडरी सेक्टर को? इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। नाउ कम्स टू टर्शरी सेक्टर, ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ती गई एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सपोर्ट सिस्टम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इसी से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है राइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, हाउ इट्स इम्पोर्टेंस is increasing day by day. Tertiary sector has emerged as the largest producer sector in India, replacing primary sector. Means ये primary sector को replace करता जा रहा है. It also provide all basic services like government responsibility to provide education, health, पुलिस एक्सेट्रा। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड कर रहा है हमें एजुकेशन एंड हेल्थ। इट ऑल्सो हेल्प्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इन डेवलपमेंट, उनकी हेल्प भी कर रहा है, प्राइमरी की भी एंड सेकेंडरी सेक्टर की भी। विद द राइज इन इनकम पीपल डिमांड मोर सर्विसेज, मीन्स लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ती गई उन्होंने और सर्विसेज की डिमांड उनकी और बढ़ती गई, जिससे भी टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस नाउअडेज बढ़ रही है। नाउ पॉइंट इज दैट टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग, इनकम इज हाई बट इन सम केसेस इनकम इज वेरी लो। हाउ? like artisans, cobblers, repairing workers, drivers, their income is very low. Most of people works in primary sector, that is called hidden unemployment. Means what is hidden unemployment? Unemployment means जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता। बट व्हाट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट? जो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। हिडन मतलब छुपी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिनके पास काम नहीं है। अब इसी के साथ साथ एक डिफरेंस भी आ सकता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट मीन्स जब आपको दिखता है कि कोई पर्सन के पास काम नहीं है, क्लियर, वो कोई काम नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब एक फील्ड में घर के 2 पर्सन्स के लिए काम है और घर के चारों पर्सन्स काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा 2 पर्सन्स कहीं और भी वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर वर्क 4 पर्सन्स का है, पर दैट वहाँ पे काम कितना का होता है? 2 पर्सन्स का। वो एक्स्ट्रा 2 पर्सन्स जो साथ में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? अभी बात हुई ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन इस एम्प्लॉयमेंट को हम कम कैसे करें? फर्स्ट मेथड इरिगेशन लैंड, मीन्स प्रोवाइड वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन रिवर। मीन्स आप इरिगेशन लैंड करते हैं, उसके लिए डैम्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डैम्स बनाने के लिए ही इंजीनियर्स, वर्कर्स, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए रास्ते खुल जाएंगे। क्लियर? सेकंड इज बैंक लोन, मीन्स आप कोई स्मॉल वर्क ओपन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दे कि हम उन पर्सनस को ईजिली लोन अवेलेबल हो सकें। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड, मीन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन होगी तो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड्स में भी काफ़ी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट खुल जाएगी। फोर्थ इज स्टोरेज प्रोवाइड, मीन्स कोल्ड स्टोरेज, इनमें भी, इस फील्ड में भी एम्प्लॉयमेंट के चांस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसी पॉइंट से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट एंगेज कर पाएगी। नेक्स्ट इज हनी कलेक्शन सेंटर्स,
अभी तक आपने सुना होगा हनी बीज होती हैं, वो अपना हनी देती हैं, लेकिन अगर उसके कलेक्शन सेंटर्स प्रॉपर बनाए जाएंगे तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, मींस आपके एग्रीकल्चर फील्ड में जहाँ पर आपकी क्रॉप प्रोडक्शन होती है, अगर वहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट्स बिल्डअप कर दिए जाएंगे तो वहाँ भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होंगे। नेक्स्ट इज बाय इम्प्रूविंग हेल्थ, एजुकेशन एंड टूरिज्म सर्विसेज, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के काफ़ी चांसेस होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूवमेंट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अपना रही है ताकि रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है वो कैसे की जाए। उन्होंने 2005 में एक न्यू स्कीम निकाली, दैट इज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट, जो कब पास आउट हुआ था 2005। इसके अकॉर्डिंग गारंटीड वर्क फॉर 100 डेज, मीन्स साल में 365 डेज होते हैं तो 100 डेज उन्हें गारंटी वर्क मिलेगा। इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देन इट विल गिव अलाउंसेस टू द पीपल, मीन्स अगर वो उन्हें उन 100 डेज में वर्क दिलाने में फेल हो जाती है, मीन्स उनके अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता लोगों के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट उन लोगों को अलाउंसेस देती है ताकि वो अपनी डेली नीड को फुलफिल कर पाएँ। नाउ कम्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमने पीछे पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। नाउ वर्किंग कंडीशन पे कैसे सेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपकी बुक में दो स्टोरी दी गई हैं, कांता की एंड कमल की। कांता जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती है एंड कमल जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स शॉप पे वर्क करता है। यहाँ पर मैंने डिफरेंस में दोनों सेक्टर्स के बीच में डिवाइडेशन किया है। क्वेश्चन दोनों के बीच में डिफरेंस के रूप में भी आ सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन भी आ सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड एंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। ऑर्गेनाइज में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती हैं और उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, मतलब फ्लेक्सिबल होती है, किसी एरियाज में किसी फील्ड में हो भी सकती हैं और नहीं भी। थर्ड, गवर्नमेंट रूल्स वर followed by the organized sector, but in this sector some follow government rules like government fixed minimum wages, but some industries, some areas do not follow these rules, मीन्स यहाँ पे कुछ जैसे गवर्नमेंट्स ने फिक्स कर दिया कि 600 डेली वेजेस होने ही चाहिए, कई आपकी इंडस्ट्रीज़ कोई एरिया फॉलो करता है और कोई नहीं करता। 4 इज़ पेड लीव्स, पेंशन, ओवर टाइम, रिटायरमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, मीन्स आप लीव लेते हैं तो भी कुछ फिक्स लीव्स होती हैं जिस पे आपको पेमेंट भी उतनी मिल जाती है, मीन्स जैसे आपने आज छुट्टी ली लेकिन आपकी डिसाइडेड थी कि आप साल में 10 छुट्टी ले सकते हैं, उन 10 पे आपको पेमेंट फुल मिलेगी, पेंशन मिलेगी, ओवर टाइम मिलेगी, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब सिक्योरिटी होती है आपके पास और उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइज में आपको रेगुलर सैलरी मिलती है और टाइम पे मिलती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स टाइम नहीं होता, 2 दिन ऊपर 4 दिन बाद में मिल जाएगी जी। बट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको नीडेड होता है, आपको मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर जब आप जॉब पे जाते हैं, बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर सम एरियाज में ये नीडेड नहीं होता। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स in unorganized sectors. Then how to protect workers in unorganized sectors in rural areas and in urban areas. Rural areas में landless laborers, small farmers, artisans like weavers, blacksmith, carpenter, there are so many. And in urban areas, workers in small scale industries,
कैजुअल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वर्कर्स। तो गवर्नमेंट इनकी प्रोटेक्शन कैसे करे? इट्स अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट देम एज पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वर्कर्स सोसाइटी एक्ट 2008 give social security to workers. Which sector? Unorganized sector. Life and disability cover मीन्स आपकी वर्किंग प्लेस पे आपको अगर लाइफ और डिसेबिलिटी मीन्स आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी कवरेज गवर्नमेंट फुलफिल करेगी. हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, minimum wages for workers are decided. So there are some these ways in which the government protects unorganized sector workers. Now come on the basis of ownership. On the basis of ownership, we can divide the sectors into two parts, private and public. Private owners owns most of the assets, mean जो इनकी फर्म जो इनकी इंडस्ट्रीज उस पे ऑलमोस्ट जो कवर होता है वो किसका होता है? प्राइवेट पर्सन का, मीन्स प्राइवेट ओनर का. लाइक टिस्को, रिलायंस, इनका मेन एम ही क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग. बट ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट लाइक रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, रोड. इनका मेन होता है सर्विस प्रोवाइड करना. So public means government owns and private means private owner owns. Why? There are several sectors in which only government is able to invest and manage. Means कई सेक्टर कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ही ओन करती है. एंड वाई? Several sectors need huge investment done by the government of the country. If these costs are bear by private owners, they cannot provide these services on reasonable cost like road, bridges, railways. Means private sector अगर ये सर्विसेज देने लगेंगे आम पब्लिक को तो वो प्रॉफिट मेकिंग की तरफ सोचेंगे और आम पब्लिक को ये फैसिलिटीज़ कॉस्टली पड़ेंगी. सो गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को अपने पास रखती है. सेकेंड इज सम एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट. हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग. मीन्स ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए आम पब्लिक को प्रोवाइड कराने की. For growth of some sectors, government participation is essential. Means कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी होती है. इसलिए गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को अपने पास रखती है. Now come to the chapter of globalization and its factor. Globalization. Integration of products and market across the countries means whole world is connected. Rapid integration or interconnection between all countries means सारे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं वो एक मुट्ठी में सिमट कर आ गई हैं. वर्ल्ड कमिंग टुगेदर. Movement of goods, services, technology, investment, and people. How people? In search of jobs, educations. One example you have to see MNC, multinational corporations. MNC act as an agent in the process of globalization. Today, the different countries of the world become economical interdependent on each other. Means पूरे वर्ल्ड की में सभी कंट्रीज आज एक दूसरे पर इंटरडिपेंड हैं. फॉर व्हाट? प्रोडक्ट्स एज वेल एज मार्केट. दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. Now comes on the topic factors that have enabled globalization. First is technology.
and second is liberalization of foreign trade and foreign investment policy. First, we consult technology. Technology plays a major factor, means major role, like improvement in transportation through technology. मीन्स पहले भी ट्रांसपोर्टेशन था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई उसने ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला दी. This made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. पहले आपको कोई चीज़ मान लो कहीं विदेश में भेजनी होती थी तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता था, परंतु अब क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट हुई जब से टेक्नोलॉजी के हेल्प से, किस में, ट्रांसपोर्टेशन में. अब आप इजीली लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई भी गुड्स की डिलीवरी कर पाते हैं और वेरी लो कॉस्ट पे. क्लियर. सेकेंड है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मीन्स रिमूविंग बैरियर्स or restrictions set by the governments. After independence, there were so many trade barriers like tax on import. Government thought it is necessary to protect the producer within the country from the foreign competitions. Means गवर्नमेंट को ये डर था कि अगर हम ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाएंगे तो दूसरे देशों के प्रोड्यूसर हमारे देश में माल बेचेंगे और हमारे देश के प्रोड्यूसर को काफ़ी नुकसान होगा. लेकिन 50s और 90s 60 में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज सेटअप की गई. नो इम्पोर्ट, कोई इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे. ओनली असेंशियल आइटम्स वर अलाउड, मतलब असेंशियल आइटम ही इम्पोर्ट किए जा रहे थे. बट आफ्टर 1990s, अराउंड 1991, सम चेंजेस इन पॉलिसीज वर मेड इन इंडिया. पॉलिसीज में चेंजेस लाए गए. नाउ गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू compete with the producer around the globe. मीन्स अब गवर्नमेंट को ये समझ आ गई कि इंडियन प्रोड्यूसर्स compete करने के लिए तैयार हैं, किससे, फॉरेन प्रोड्यूसर्स से. सो इसलिए पॉलिसीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाए गए. एंड नाउ कम्स टू द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इनमें कैसे डेवलपमेंट लाई गई, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट कनेक्टेड विद सैटेलाइट and communication devices. And now in liberalization, it felt that competition would improve the performance of producers within country, so they improved the quality of products. मीन्स जब पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि अब हमारे भी प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि वर्ल्ड क्या हो गया, अब वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन हो गया. हमने इंपोर्ट्स पे टैक्स बैरियर्स जो लगाए थे उनको स्लोली रिमूव किया गया. दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTC. एंड नाउ कम्स द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका? फर्स्ट इज गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली. एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना बहुत ईजी हो गया. फॉरेन कंपनीज कुड सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हेयर. अब बाहर की फॉरेन कंपनीज भी आकर हमारे यहाँ पर फैक्ट्रीज और ऑफिस सेटअप कर रही थी. बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. बिजनेस अपने आप से, यानी बिजनेसमैन खुद सोच सकता था कि उसे क्या एक्सपोर्ट करना है और क्या इंपोर्ट करना है. द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शंस देन बिफोर. गवर्नमेंट ने पहले जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई बिजनेसेस पे. सो इट इज़ कॉल्ड मोर लिबरल. नाउ कम्स द टॉपिक G20. ये टॉपिक आपका रिसेंटली ऐड अप हुआ है आपके सिलेबस में. G20 फाउंड इन 1999, इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन comprising 19 countries
एंड EU मीन्स यूरोपियन कॉपरेशन। इसमें 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन कॉपरेशन इंक्लूड है। ये किस लिए बनाई गई? इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई 20 कंट्रीज़ को मिला के। 20 नहीं है, 19 कंट्रीज़ है एंड यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियंस। फर्स्ट इज़ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। लीडर्स फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज मीट एनुअली टू डिस्कस। साल में सभी ये कंट्रीज़ के मेंबर्स आते हैं, किस लिए? डिस्कशन के लिए। सिग्निफिकेंट इश्यूज रिटेनिंग टू ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब वो इश्यूज जो ग्लोबली इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लाइक डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ इट्स कम्स टू इंडियाज रोल इन G20. G20 presidency rotates among the members countries annually. India will convene G20 Leaders Summit for first time in September 2023. आपने लास्ट ईयर दिल्ली में देखा था क्या? G20 सम्मेलन। Yes, this is the meeting held in Delhi. Find pragmatic global solution for well-being of all. Its main manifesto is Vasudhaiv Kutumbakam. India wants to bring about a shared global future for all through Amrit Kal. Think about environment. 6 main priorities of India's G20 are: number 1, green development, climate, finance, and life. Second, accelerate inclusive and resilient growth. Number 3, accelerating progress on SDGs. Number 4, technological transformation and digital public infrastructure. Number 5, multilateral institution for 21st century. And number 6, women-led development. This is the G20 topic जो आपके इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। And now next chapter is money and credit. Money means medium of exchange. Situation before the invention of money means जब आपकी ये मनी नहीं थी तब क्या सिस्टम चलता था? दैट इज़ बार्टर सिस्टम। मीन्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। मीन्स मुझे राइस की नीड है और मेरे पास, आपके पास राइस है, क्लियर, मेरे पास वीट है, तो हमने दोनों ने एक दूसरे से बार्टर करके वो चीज़ एक्सचेंज कर ली। बट इसके लिए डबल कोइंसाइडेड ऑफ वांट्स होना ज़रूरी है। मीन्स अ सिचुएशन वेयर टू पीपल हैव गुड्स दैट दे वांट टू एक्सचेंज एंड आर विलिंग टू डू सो। दोनों की विलिंग होनी ज़रूरी है। बट मुझे अगर कुछ चीज़ एक्सचेंज में चाहिए, आपके पास नहीं है, तो वो डबल कोइंसाइड नीड्स नहीं होती थी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था बार्टर सिस्टम के लिए। इसके सोल्यूशन के लिए आई मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मीन्स करेंसी एंड डिपॉजिट विथ बैंक्स। Number 1 is currency. Currency means paper note plus coins. Rupees used in our country widely. RBI, that is Reserve Bank of India, issued currency on the behalf of Central Government of India. Means जब सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको डायरेक्शन मिलती है तभी RBI करेंसी इशू कर सकती है। एंड नो इंडिविजुअल और organization issued any currency except RBI. विदाउट RBI के परमिशन से कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू नहीं कर सकती। एंड नो इंडिविजुअल कैन रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया। मीन्स रुपीज़ में कोई भी पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता। यहीं पर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है कि पेपर नोट
कि वैल्यू जो होती है पेपर की अपनी सेल्फ की वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन फॉर्म होता है एक, पेपर हैज़ नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन, देन वाई डू वी एक्सेप्ट इट। क्लियर? तो आप इसके आंसर में कहेंगे पेपर की खुद की वैल्यू नहीं होती, लेकिन उस पे जो अमाउंट प्रिंटेड होता है क्यों उसको हम इतनी वैल्यूज देते हैं, बिकॉज दैट इज इशूड बाय आरबीआई। सो दैट्स वाई पेपर पे जितना अमाउंट प्रिंट होता है उसको उतनी कॉस्ट का माना जाता है। सेकेंड इज डिपॉजिट्स विद बैंक्स। पीपल डेली नीड्स फुलफिल्ड बाय कैश। मीन्स आप डेली की ट्रांजेक्शन कैश में करते हो, वो एक अलग बात है। आजकल डिजिटल करेंसी या डिजिटली आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, देन एक्स्ट्रा कैश यू हैव टू डिपॉजिट इन द बैंक, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट विद बैंक्स। नाउ come to a point, demand deposit means when a person wants some money, then he demands from the bank from his deposit, this is called demand deposit। मीन्स जो एक्स्ट्रा कैश उसने बैंक में डिपॉजिट किया था, जब उस पर्सन को उसकी नीड होती है तो वो उस बैंक से अपनी मनी को डिमांड कर सकता है कि उसे उस पैसे की नीड है, उसे वो पैसे दिए जाएं। वी कैन डिमांड आर मनी थ्रू चेक। वट इज चेक? You have to see at your home check. Check is a paper in which a person can instructing to his bank to pay a specific amount from his account to another person's account which name was mentioned in check। means चेक वो पेपर होता है जिसे हम फिल करते हैं और अपने उसी बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसमें हमने पैसे या अपनी मनी को डिपॉजिट किया है। हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो अमाउंट हमने उसमें फिल किया है वो फिल अमाउंट जिस पर्सन के नाम हमने चेक इशू किया है, मीन्स जिस पर्सन का नाम उस चेक में मेंशन्ड है, उसे वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। दिस इज़ कॉल्ड चेक। Now comes to loan activities. Banks or other institutions give money to the person or institutions who wants, that is called loan। Means बैंक या फिर institutions अपनी मनी को दूसरे persons को एज अ लोन देती है। लोन मीन्स उन्हें उस मनी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ उन्हें कुछ टाइम पीरियड के लिए विद इंटरेस्ट एज अ लोन दिया जाता है। बैंक परफॉर्म लोन एक्टिविटीज़ मीन्स डिपॉजिटर डिपॉजिट देयर मनी इनटू द बैंक एंड बैंक रिमेन्स सम अमाउंट कैश, some percentage cash and give some percentage amount as loan to the borrowers, and the borrowers received money and pay very high rate of interest। means मेरे पास एक्स्ट्रा कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट किया कुछ टाइम पीरियड के लिए, बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट देगा एंड बैंक उसमें से कुछ परसेंटेज अमाउंट अपने पास हर टाइम कैश में रखेगा और बाकी अमाउंट वो जिन्हें भी लोन की नीड है बोरोअर्स को उन्हें वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें एज अ लोन दे देगा। एंड नाउ कम टू द टॉपिक इनकम ऑफ बैंक्स। डिपॉजिटर डिपॉजिट मनी एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट एनुअली, मंथली, क्वार्टरली जैसे भी बैंक की टर्म्स होंगी एंड द बैंक गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर, but it gives small interest amount and charge very high rate of interest from the borrower, and the borrower take money and give high rate of interest to the bank। So difference between the interest charged from the borrowers and the interest give to the depositor is called the income of bank। Now CRR means cash reserve ratio. It is the percentage of a bank's total deposits that a bank must keep in a cash or as deposits with the central bank।
मीन्स अभी आपको मैंने बताया था कि कुछ अमाउंट बैंक को अपने पास एज अ कैश रखना पड़ता है, क्योंकि डिपॉजिटर किसी भी समय अपने मनी के लिए बैंक से डिमांड कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट कर सकता है। तो उन्हें कुछ अमाउंट एज अ CRR, कुछ परसेंटेज अपने पास हर समय अवेलेबल रखनी पड़ती है। नाउ क्रेडिट, an agreement in which the lender supplies the borrower money, goods, services in return for the promise of future payment। मीन्स ये वो एग्रीमेंट होता है जिसमें एक लेंडर्स मीन्स जो आपको सप्लाई करता है व्हाट, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, और वो आपसे रिटर्न में क्या लेता है कि आप उसको फ्यूचर में उसकी पेमेंट दे दोगे। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। Sometimes credit is beneficial for the borrower, but some condition it is painful। मीन्स आपकी बुक में 2 स्टोरीज बताई गई हैं जिसमें एक बार क्रेडिट लेना बोरोअर के लिए बेनिफिशियल रहा एंड द सेकेंड टाइम इट इज़ पेनफुल। मीन्स जब बोरोअर कुछ मनी क्रेडिट लेता है और उसे अपने इन्वेस्ट करता है, लोन रीपे कर देता है और उसे प्रॉफिट अच्छा होता है, दैट इज़ कॉल्ड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हिम। बट समटाइम उसे क्रेडिट लेने से लॉस हो जाता है, वो रीपेमेंट नहीं कर पाता, वो किसी और जगह से उसे रीपे करने के लिए और क्रेडिट लेता है, ऐसे वो एक ट्रैप में फंसता जाता है। मीन्स एक जगह से क्रेडिट लेके दूसरी जगह रीपे कर रहा है, दूसरी जगह से के लिए तीसरी जगह से क्रेडिट ले रहा है, तो ये कंडीशन उसके लिए पेनफुल हो जाती हैं। पेनफुल कंडीशन मीन्स डेप्ट ट्रैप। ट्रैप मीन्स जाल में फंसना, किसके, डेप्ट, उधार के। तो डेप्ट ट्रैप मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द डेटर कुड नॉट बी एबल टू रीपे द क्रेडिट अमाउंट। ये आपके क्वेश्चन भी ऐसे ही हो सकता है, दैट इज सम क्रेडिट इज बेनिफिशियल फॉर द बोअर एज वेल एज इट इज पेनफुल फॉर समवन। And now comes to the topic of terms of credit. All terms and condition agreed between lender and borrower. Lender means जो आपको मनी क्रेडिट में दे रहा है एंड द बोरोअर मीन्स जो मनी क्रेडिट में ले रहा है। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं डोकोमो। डोकोमो मीन्स डीओ मीन्स डॉक्यूमेंट, सीओ मीन्स कोलेट्रल एंड एमओ मीन्स मोड ऑफ रीपेमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स जब आप किसी से एज अ क्रेडिट ले रहे हैं तो आप कुछ डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, एंड कोलेट्रल मीन्स कुछ एसेट्स के बदले, एंड मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब आप फ्यूचर प्रॉमिस करते हैं कि जब आप उसको रीपे करेंगे तो कैसे करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे। And what is collateral? Collateral, it is an asset that the borrower owns, मीन्स जो बोरोअर की खुद की होती हैं वो उसे लेंडर के पास रखता है। सम एग्जाम्पल लाइक लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स, एंड ही यूज देम एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपे। मीन्स वो लेंडर के पास एज अ गारंटी रखता है कि जब वो लोन की रीपेमेंट कर देगा वो उसे अपने वापस ले लेगा। नाउ कम्स टू सेक्टर प्रोवाइड क्रेडिट। कौन से वो सेक्टर हैं जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं? नंबर 1 इज़ फॉर्मल सेक्टर एंड सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर, बैंक्स अंडर RBI guidelines and cooperative societies, and in informal sector पर्सनल एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स, मनी लैंडर्स। मीन्स फॉर्मल में बैंक्स आपको क्रेडिट देते हैं और इनफॉर्मल में पर्सनल एम्प्लॉयर आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, मनी लैंडर्स हो सकते हैं। एंड सेकंड इज फॉर्मल सेक्टर में लॉट्स ऑफ पेपर नीडेड, एंड इनफॉर्मल सेक्टर में पेपर में वेरी। मीन्स रिलेटिव है वो आपसे पेपर तो नहीं साइन करवाते, करवा भी सकते हैं, इसका मतलब कंडीशन वेरी करता है। नंबर 3 इज इनफॉर्मल सेक्टर कोलेट्रल नीडेड। विदाउट कोलेट्रल बैंक आपको क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करते। एंड इनफॉर्मल सेक्टर कोलेट्रल ऑल्सो में वेरी, मीन्स कई पर्सन कोलेट्रल ले भी सकते हैं और नहीं भी।
and informal sector interest rate less rather than informal sector मीन्स इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप क्रेडिट पे करते हैं बहुत मिनिमम होती है रादर देन इनफॉर्मल सेक्टर एंड इन इनफॉर्मल सेक्टर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रादर देन फॉर्मल सेक्टर। ईजी टू रीपे फॉर्मल सेक्टर में आपको क्रेडिट पे करना रीपे करना ईजी हो जाता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में पर्सन्स लार्जर अमाउंट ऑफ इनकम इज़ यूज्ड इन रीपे द लोन मीन्स पर्सन अपनी जो मंथली इनकम कमाता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन उसको अपना क्रेडिट रीपे करने में निकल जाता है। नंबर 6 इन फॉर्मल सेक्टर टर्म्स एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस मीन्स बैंक जो भी बोरोअर पर टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर ही होंगी। बट इन इनफॉर्मल सेक्टर टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन लैंडर्स एंड बोरोअर्स मीन्स लैंडर एंड बोरोअर के बीच की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि वो किस पर एग्री होंगे। नाउ लास्ट टॉपिक इज सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर। सेल्फ मीन्स अपनी, हेल्प मीन्स सहायता करना, ग्रुप बनाया जाता है पुअर पीपल के द्वारा। इन रूरल एरियाज देयर आर स्मॉल हेल्प ग्रुप्स। ये रूरल एरिया में बेसिकली बनाया जाता है। इट इज़ अ ग्रुप मेड फॉर हेल्प देयर मेंबर्स। मेंबर्स मीन्स इसमें कुछ विलेज की फैमिलीज़ के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं और वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। देयर आर 15 to 20 मेंबर्स, यूजली नेबर्स फैमिलीज। आसपास की सारी फैमिलीज़ के नियर अबाउट 15 से 20 लोग आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। मीट एंड सेव रेगुलरली, रेगुलरली मीटिंग होती है उनकी, आपस में इकट्ठे बैठते हैं और सेविंग करते हैं। सेविंग्स में वैरी ₹25 to 100 एंड मोर। ये आपस में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो ₹25 से लेके 100 या उससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल अर्निंग। किसी की एबिलिटी ₹25 सेव करने की है, किसी की 70 है, किसी की 100, किसी की 150। वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से सेविंग करते हैं। Members can take small loans from this group to meet their needs मीन्स किसी मेंबर को किसी टाइम इमरजेंसी है, उसे मनी की नीड है, तो वो इस ग्रुप से एज अ लोन एज अ क्रेडिट ले सकता है। दिस ग्रुप चार्जेस स्मॉल इंटरेस्ट रादर देन मनी लेंडर्स मीन्स ये ग्रुप मनी लेंडर के कंपैरिजन में उस पर्सन को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी क्रेडिट में देता है। After 1 to 2 years, these type of groups become larger. So bank provides loan to these groups. मीन्स 1-2 सालों के बाद ये ग्रुप इतने बड़े हो जाते हैं कि बैंक भी इस पूरे ग्रुप को लोन प्रोवाइड करवा देता है। उनके हेड होता है उससे स्मॉल मेंबर्स एज अ लोन, जब उन्हें इमरजेंसी होती है तो वो ले सकते हैं। दे बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, बैम्बूज, रॉ मटेरियल। उन्हें किस लिए अमाउंट की नीड होती है, क्यों क्रेडिट लेते हैं? फॉर परचेजिंग फर्टिलाइजर, सीड्स, रॉ मटेरियल्स। एक लास्ट टॉपिक आपकी बुक में है, दैट इज़ जो एक पैराग्राफ में है, दैट इज़ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। दिस बैंक वॉज स्टार्टेड इन 1970s एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट and is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rate मीन्स ये बैंक एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये बहुत इसकी सक्सेसफुल रही, जिससे इसके फाउंडर जो थे मोहम्मद यूनिस, उन्हें और ग्रामीण बैंक को अवॉर्डेड किया गया नोबेल पीस प्राइज इन 2006 फॉर देयर वर्क। I hope all the topics were discussed. If you are interested, I will make full syllabus of civics. Please comment, and you like my video, then please like, share and subscribe.